परमाणु, मन व्यक्ति चित्त बुद्धि का स्वरूप, उसमें होने वाले क्रियाएं, चयन, आस्वादन, तुरंत, विश्लेषण, चिंतन, चिंतन, साक्ष्य, उसमें से जो मूल्य की बात है कि अस्तित्व में 30 मूल्य हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। जो उसमें से हमने सुख शांति संतोष आदि वस्तु में स्थापित मूल्य और मूल्य परिवार व्यवस्था का भाग है। और ये क्योंकि 25 में हुआ भी नहीं है, तो इस अर्थ में हम परिवार व्यवस्था को भी ले रहे हैं। तो इस अर्थ में हम परिवार को चर्चा कर रहे हैं। तो हमने ये सब चर्चा सुबह की, जीवन क्रिया और ये सब, और उसके साथ परिवार का क्या स्वरूप है, क्या परिभाषा है, तो उसमें हमने भारतीय परिवार का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, ज्ञान की रोशनी में जब हम ये सब देखते हैं, समझ के बिना तो बहुत सारे परिवार के रूप हैं, है ना, उनको भी परिवार कह रहे हैं, कह सकते हैं। लेकिन जो मानव लक्ष्य के अर्थ में अस्तित्व का जो डिजाइन है, उसमें जो जीवन है और जिससे जीवन का जो लक्ष्य वो पूरा हो सकता है, उसके लिए जो डिजाइन है इनहेरेंट, वो परिवार। जैसे हम कहें कि स्कूल क्या है, जहाँ बच्चे का शिक्षा हो सके वो स्कूल है, बिल्डिंग तो नहीं है। जहाँ वो क्रिया पूरी हो पाए तब तो स्कूल कहेंगे, नहीं तो क्यों कहेंगे। तो क्रिया से कोई वस्तु की सार्थकता है। तो परिवार का लक्ष्य, परिवार का, अब ये लक्ष्य किस डिजाइन से पूरा होता है, तो परिवार की एक संरचना है, नेचुरल। वो लक्ष्य पूरा होने के अर्थ में हमने कहा कि निश्चित संख्या है, संरचना है, कार्यक्रम है, और वो ये डिजाइन नेचुरली परिवार का निकल कर आता है। 3 पीढ़ी का स्वरूप, लगभग 10 सदस्य, और सबका अपने आयु के हिसाब से कार्यक्रम है, उपयोगिता पूरक है। ये प्रमाणित होता है शिक्षा में, यहाँ शिक्षा हो रहा है, इसकी शिक्षा हुई है, इसने उत्पादन किया है, तो यहाँ पहुँचाएगा। अगर इसकी शिक्षा हो गई है, समझदार भी है और स्किल भी है, तो ये इनको दे सकता है। अगर ये नहीं हुआ है तो ये बिल्कुल बेरोजगार है और अपने में बहुत दुखी रहेगा इस आयु में आके, क्योंकि कोई पूरकता नहीं, कोई उपयोगिता नहीं। बच्चे दूर भागते हैं, बात भी नहीं करना चाहते कि ये पीड़ा है कि कोई पूछता नहीं सकता, है ना। तो कारण क्या है कि कुछ देने को नहीं है। अगर यहाँ बिना ये पूरा किए हुए, बिना शिक्षा के हम समझदार नहीं हुए और हमारे पास कुछ देने को नहीं परिवार में, तो बड़े होकर बुजुर्ग की हालत में हमारी भी हालत है, अपनी उपयोगिता को समझने नहीं जाती है, तो पहले उसी से परेशान हो। फिर हम थोड़ा सा उपयोग को जबरदस्ती साबित करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ कार्यक्रम बना लेते हैं। बच्चों को अपने बचपन की पुरानी रोई हुई कहानियाँ, देखो उनको तो कितनी सुविधाएं मिली है। जब हम थे, हमारे समय में तो लाइट थी नहीं, लाइट थी, पैदल चलते थे, और वो बच्चा कितनी बार सुने, एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, अब तो पक्ष। और जैसे ही देखते हैं बच्चा है तो देखे दादा वो निकट लेता है इधर से, फिर की शिकायत नमस्ते भी नहीं करता, आएगा उसको पता है, फिर सुनना पड़ेगा। और अगर कुछ समझ का बात है, कुछ स्किल है, अगर कोई ये सिखा, कुछ बनाना आता है, कुछ समझ है, तो चाहते हो तो जिज्ञासु है। बच्चा क्या है, वो पूछता ही था पहले। आपने रोने धोने की कहानी सुना कि उसकी जिज्ञासा खत्म कर दिया, कुल मिला के जिज्ञासा का कुछ भी सवाल पूछो हमारे जमाने में हो गया कुछ गड़बड़ है। तो इस तरह से डिजाइन निकल के आता है। तो अब एक मुद्दा है कि संबंधों का आधार मूल्य है। तो हम जो भी अभी समय बचा है, तो आपका ये अध्ययन की शुरुआत है। ये शिविर का आज समापन होगा, लेकिन अध्ययन का समापन नहीं है। ये तो शुरुआत है। तो कुछ बचेगा तो अगले शिविर में होगा, नहीं होगा तो अध्ययन में होगा। फिर और अध्ययन तो करते जाना जब तक हम खुद समझदार हो जाए। तो इस तरह से आज हम जितना बढ़ पाएंगे, मुझे लगता है मूल्य चरित्र नैतिकता में श्री राम भाई आएंगे, उनको ये बताऊंगा ही, क्योंकि इतना तो रह ही गया है।
और बाकी अंतिम प्रक्रिया के साथ जो उनका है वो तो करेंगे ही, तो कुछ मिस नहीं होगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कोई 5 दिन में है ना रह गया है, पर आपको एक आउटलाइन पता चल जाए, ये खाका है, ज्ञान का ये खाका है, अध्ययन बिंदु का ये खाका है। अस्तित्व दर्शन ज्ञान, उसमें जो 8-10 पॉइंट जीवन ज्ञान और मान्यता प्राचीन ज्ञान का एक भाग कुछ होगा, वो बचा रहेगा। मैं सोचूंगा कि थोड़ा सा लास्ट के इसको मूल्य जितने हो पाते हैं शॉर्ट में करके कम से कम खाका थोड़ा सा बना, है ना, उसके बाद में उसका डिटेलिंग का काम अगले सीजन और अध्ययन में होता है। तो हम अभी जो कवर करेंगे, जो क्योंकि सुख शांति संतोष आनंद तो आपने जीवन क्रिया में देखा है ना, कि जब समझदार हो जाता है तो ये सुख शांति संतोष आनंद तो हो गया था ना परचेश्वर अकबर भाई, सुख शांति संतोष आनंद आत्मा बुद्धि का तालमेल में आनंद है ना, तो वो जीवन मूल्य हुई समझ के साथ में जो मन वृत्ति बुद्धि की एक दूसरे के साथ तालमेल है, पूर्णता उपयोगिता है, उसी को सुख शांति संतोष आनंद कहते हैं। अब हम जो आपने है ना कल हमने बात की थी, तो स्थापित मूल्य की बात करते हैं। विश्वास है ना, तो कल इसकी परिभाषा मैंने बताई थी, तो उसमें अब मैं पूछूंगा, लिख देता हूं, किसी को याद है क्या? विश्वास शब्द है, उससे हमको क्या अर्थ मतलब भाव का आभास होता है, भास होता है जो उसका जो वस्तु है, और फाइनली वस्तु को देखना साक्षात्कार, इन बात है आप बताएंगे। अच्छा माइक, पूरा अध्ययन की प्रक्रिया यही है, शब्द से अर्थ को देख पाना, जो कि हम मन से पूरा करते हैं, और वस्तु को देखना साक्षात्कार। कोशिश करो, हिम्मत। हर स्थिति परिस्थिति में मैं समाधान पूर्वक मेरे आचरण की निश्चितता, आई गेस। हाँ जी, बढ़िया, ताली बजाएंगे। प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में है ना समाधान पूर्वक जीने की आश्वस्ति का भाव, ये विश्वास है। यानी ऐसा भाव है, ज्ञान गोचर वास्तविकता है कि मैं स्वयं के प्रति विश्वास, तो 3 उसमें मैं बताऊंगा, पर पहले स्वयं के प्रति को देखें। स्वयं में विश्वास का मतलब है कि मैं प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में सुखपूर्वक समाधान पूर्वक जी सकता हूँ। इट विल नॉट डिपेंड ऑन एनी पर्सन, सर्कमस्टांसेस और प्लेस, कि नहीं ऐसा हो जाए तो मैं बदल जाऊँ, मेरे जैसे लोग मेरे मन की हो जाए, तो ऐसे तो सभी का सभी बोलेंगे कि मेरे मन की हो जाए, दुनिया गोली चपटी होनी चाहिए, हो जाएगी, है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो जाए, कोई आशंका नहीं है, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि उसको सब पता है होगा क्या, विकास का विकास, इससे ज़्यादा क्या होगा, जो होना है वो नियति क्रम में होना है। तो ये समझदार मानव में ही मूल्य स्थापित होते हैं। कोई स्थापित मूल्य क्या है? समझ के साथ में मेरे ये भाव स्थिर हो जाते हैं, डिपेंड नहीं करते, इसीलिए कोई स्थापित प्रतिष्ठा। हम क्या करते हैं, किसी पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें पता नहीं होती कि नहीं होती है, पर समझ से मानव में मूल्यों की प्रतिष्ठा हो जाती है। तो विश्वास का भाव फिर निरंतरता ये बनी रहे। अभी क्या है, कभी कभी लगता है, किसी परिस्थिति में लगता है, एक IAS ऑफिसर है, अपने ऑफिस में बैठा है, बड़ा लगता है विश्वास है, हर कोई ऐसी सलाह मारता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन जब बैठे हो उसी स्थिति में
गिराओ मैदान में, तब बताएंगे। अब वही गाड़ी से जा रहे हैं, अचानक गाड़ी खराब हो जाए और रोडवेज की बस में सफर करने में लग जाए। अब कंडक्टर क्या बोले, अबे टिकट दिखा, बोलेगा जानता नहीं मैं कौन हूँ, कोई भी हो टिकट दिखा। अब सारा घबरा जाएगा, सारा विश्वास का क्या कोई बात नहीं करता है उस छोटे सी कुर्सी पे उसका। तो इसी तरह से किसी स्थिति परिस्थिति में हमको लगता है कि मैं है विश्वास, और छोटे से दायरे में वो भी ईगो ही, अभिमान या अहंकार है, क्योंकि वो किसी घर पर पद पे डिपेंड करता है, तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा भाव, आश्वस्ति का भाव की होने की निश्चितता, आश्वस्ति मतलब इट इज देयर कि मैं समाधान पूर्वक जी सकता हूँ किसी भी स्थिति में, है ना। तो ये भाव की अगर निरंतरता हो जाती है, विश्वास, संबंधों के प्रति विश्वास की अस्तित्व में हर इकाई अपनी मौलिकता के साथ में, तो संबंधी जो परस्पर है वो मुझे दुखी नहीं करना चाहता है, बल्कि वो भी मुझे सुखी ही करना चाहता है, ये भी विश्वास बन जाता है। अभी हमको क्या लगता है, दूसरा हमें दुखी करना चाहता है, ये भी विश्वास मान्यता है, मान्यता है क्या है, दूसरा हमें, अच्छा हम दूसरों को सुखी करना चाहते हैं कि दुखी करना चाहते हैं, दुखी कर, सुखी। ए अगर हम हैं और बी हमारा संबंधी है, भाई बहन माता पिता कोई भी, तो हम अपने माता पिता भाई बहन पति पत्नी जो भी है उनको दुखी करना चाहते हैं कि सुखी करना चाहते हैं, कर पाते हैं क्या? उसी तरह से हमारे संबंधी भी हमको सुखी करना चाहते हैं और वो भी नहीं कर पाते, और हम इसी से दुखी होते रहते हैं कि हमारा पति हमें सुखी नहीं करता है, हमारी पत्नी हमको सुखी नहीं करती, हमारे माँ बाप हमको नहीं करते, हमारा बच्चा नहीं करता, हमारा सुख कभी दूसरों पर डिपेंड करता है। ये कह रहे हैं हर स्थिति परिस्थिति में, जैसे भी दीदी, हर स्थिति परिस्थिति में, है ना। पति कुछ नहीं कर पा रहा है, उसको वो करने की योग्यता नहीं, पत्नी कुछ नहीं कर पा रही है, उसने करने की योग्यता नहीं, ये भी समझदार मानो, तो हमें को अपेक्षा करना भी आता है संबंध में, किससे क्या अपेक्षा करें, ये मूल्यांकन नहीं कर पा रहे, ये है किस लायक। अपना जो संबंधी है, पति है या पत्नी है, मान लो पति को पैसा कमाना आता है तो पैसा देगा, सुख कहाँ से देगा, उसने पढ़ाई बीटेक एमटेक पीएचडी की, क्या किया, नौकरी कैसे अच्छे से करता है, पैसा ला के देता है, साड़े देता है, सुख चाहिए नहीं देगा, है ही बेचारे के पास। पत्नी हो खाना बनाती है बढ़िया है, सुख दे सुविधा मिले, क्योंकि वो योग्यता डेवलप हुई सुखी होने की और सुखी करने की, जो हमारी उपयोगिता है वो भी विकसित नहीं हुई। तो ये समझ के साथ ये योग्यता आ जाती है कि हम मूल्यांकन ठीक करने लगते हैं, तभी तो मूल्यांकन भी लिखा है ना, न्याय का मतलब हम न्याय नहीं कर रहे दूसरे के साथ, उसका मूल्यांकन ठीक नहीं कर रहे। नासमझी में अभी मैं आज जैसे हम जंगल में जाए तो हमको 2-4 पेड़ के अलावा पता नहीं है कौन सा पेड़ क्या क्या देता है, कौन सा फल किसको देता है। हम खड़े हो जाए गुलड़ के पेड़ के बाद में और बोले जामुन मिल जाए, जामुन का जामुन दे, क्यों दे? अगर हम गुलड़ जाते चलो दूसरा ले लेते हैं तो ज़्यादा है। नीम का पेड़ तो सबको पता है, हम नीम के पेड़ के सामने हैं, अगर कहें कि हमको आम मिल जाए, हमारी गलती की नीम के पेड़ की, पहला बात। दूसरा, अगर हमको पहले तो अपेक्षा नहीं करना, फिर दूसरा अगर हम सही से मूल्यांकन कर लेते हैं तो नीम के पेड़ से तो नीम ही मिलेगा, नीम तो चाहना। दूसरा हमको ये भी पता चल जाता है कि भाई हमको नीम के पेड़ से क्या क्या उसने बोली क्या हो सकता है, उसका भी सदुपयोग कर पाए। आम नहीं मिलता कोई बात, उसके पास क्या है, ताकुन है, कुछ भी हो जाए, है ना, डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं, बहुत सारे उपयोग है उसके, जरूरी हो आम ही दे, हर एक की कोई ना कोई उपयोगिता है। हम अपने हिसाब से अपेक्षा करते हैं, ना कि दूसरे की योग्यता के हिसाब से। तो समझ के साथ में हमें ये भी डेवलप हो जाता है कि हम
सही सही अपने संबंधी का मूल्यांकन कर पाते हैं और हमें उसकी इंटेंशन पे कोई डाउट नहीं रहता है, किसी की भी इंटेंशन नहीं। वो तो वो हुआ संबंधी के प्रति विश्वास, और समझ के साथ को हमको विश्व के प्रति भी विश्वास रहता है, अस्तित्व के प्रति। जब होना ये सब व्यतिक्रम नहीं होना, तो इस तरह ये सब के साथ में मुझमें विश्वास बना ही रहता है कि मैं प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में सुखपूर्वक जी सकता हूँ, समाधानपूर्वक जी सकता हूँ। ऐसे भाव की निरंतरता को जब मैं अपने में देखूँ, उसका हुआ साक्षात्कार। ये भी चित्रमन भाषा के साथ कुछ भास हुआ। आपने हमने इसको पढ़ा सुना तो हमें क्या हुआ, भास हुआ, ये ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। ऐसा भाव अपने में चाहते हैं कि नहीं चाहते? थोड़ा जोर से बोले, खाने के बाद थोड़ा दिक्कत तो कहा है इसको, ठीक है, है ना? ठीक है, ये अपने में दिख जाए वस्तु के रूप में, उसको साक्षात्कार है। मतलब दिखेगा कहाँ? आपके मुझमें खुद दिखेगा। और ये प्रकट कैसे होता है? दो ही तरह से होता है ना? तो मैं जो समझता हूँ, समझना यानी कि मैं समझता हूँ, वैसा जी सकता हूँ। मेरा जीना उसके अनुसार है, वैसा मैं समझा सकता हूँ, समझाना। ये विश्वास इस तरह से प्रकट होता है। मैं समझता हूँ, जीता हूँ, समझा सकता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है? सीखना मतलब मुझे कुछ आता है, कौशल, ये समझ वाला भाग है, कौशल हुनर वाला, उसको सीखना होता है। ज्ञान वाले को उसको समझना होता है। तो मैंने सीखा हुआ है, वैसा मैं करता हूँ। सीखना, करना और सिखाना। कई बार हमको ये शिकायत होती है कि हम तो बहुत समझे हुए हैं, हमारा संबंधी पति या पत्नी, भाई बहन, मित्र, माता पिता नहीं समझते, हम तो बहुत समझाते हैं। हम क्या करते हैं? हम तो बहुत समझाते हैं, नहीं समझते, क्या करें? तो हमने क्या किया, पहली बात तो पूरे नहीं समझे, दूसरा जीते तो इसको बाईपास करते हैं, उधर चले जाते हैं। क्या करते हैं? हमको तो समझना है, समझना, उसको थोड़ा पहले जीना। तो सामने वाला खुद ही पूछेगा, भैया तुम इतने मजे में क्यों? बताओ तो सही, तुमको क्या परेशानी है? तुम हंसते क्यों रहते हो? तो पूछे तो सही हो, आप में कुछ खुशी आई तो समझना, जीना, समझाना। ये विश्वास इस तरह से प्रकट होता है कि मैं समझता हूँ, क्योंकि दो ही आयाम में नहीं, समझ और कौशल, समाधान और समृद्धि। ये समाधान के अर्थ में, जीवन के अर्थ में, सुखी होने के अर्थ में, ये सुविधाओं के अर्थ में, तो दोनों चीज, तो दोनों की क्षमता उसके पास है। मैं समझता हूँ, जीता हूँ, समझा सकता हूँ, सीखा हुआ हूँ, मुझे बहुत सारे काम आते हैं, करता हूँ, सिखा सकता हूँ। इससे ज़्यादा क्या है? ये विश्वास की जरूरत है। इतने से प्रकट होता है। सीखना स्किल बेस्ड, स्किल बेस्ड, ज्ञान बेस्ड, नॉलेज बेस्ड। सुबह हमने संपत्ति निकाली, श्याम भाई से पूछ सकते हैं, संदीप भाई, है ना? कंक्लूजन, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और जीवन ज्ञान का निष्कर्ष क्या है, उस अर्थ में वो निकाला। सम्मान किसको कहेंगे? सम्मान रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, सम्मान। कुछ आइडिया, अनुमान? सम्मान मतलब क्या है? महेश भाई बोलते, बाइक चला जाए।
स्वयं की उपयोगिता प्रमाणित हो जाने पर सम्मान महसूस होता है। बहुत बढ़िया। मतलब सम्मान, ये भी क्रिया हुआ, पर सम्मान का अपने में स्थापित जो होगा वो है कि सम्मान, सम्यक मान, जिस इकाई का जितना मान यानी कि जितना मूल्य है उतना ही स्वीकार है। प्रत्येक इकाई का जितना मान है, हम अभी क्या रिमूल्यन करते हैं, मानव का क्या भी, पशुओं का भी, सभी का, किसी को ईश्वर मान लिया, किसी को नीचे गिरा दिया, है ना। अगर मानव संबंध में देखेंगे तो हम जिसका जितना मूल्यांकन है वो ठीक नहीं करते। अभी जो मैंने बताया, क्योंकि विश्वास का अभाव को मूल्यांकन करना नहीं चाहते, है ना। पर ये उससे बड़ी बात है। तो सम्मान का मतलब उसमें स्थापित क्या होता है, तो मानव तो होगा ही, अस्तित्व में जितनी भी इकाइयाँ हैं परस्परता में वो व्यक्त होगा उस तरह से, पर जिस इकाई का जितना मान है, जितना मूल्य है, स्वीकृति का भाव, उतने ही मान की, उतने ही मूल्य की स्वीकृति का भाव, अगर वो नहीं होता है तो हम में अधिमूल्यन होता है, अवमूल्यन, निर्मूल्यन। राउंड में हुआ ही हो गया, हो गया। कितने लोगों को लगता है हो गया, हो गया सब? अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर देते हैं, है ना, सबको पता है। जितना इकाई में मान है, मानव है, मानव कोई है ना, उससे अधिक मान लेना अधिमूल्य। जैसे हम बात करें, हम आजकल किसी को बड़ा मानते हैं अगर सबको पता होता है ना, लेकिन जनता वोट किसको देती है? ज्यादातर जिसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, बहुत सारे अपराध किए हुए हैं, मर्डर, मतलब वो बड़ा माना, तो ये अधिमूल्यन हुआ कि अमूल्यन? अधिमूल्यन। जो जिस लायक नहीं है हम उसको उस लायक मान लेते हैं, है ना। और ये हम रूप, भाषा, धन, बल, पद, है ना, और जाति, धर्म, उसके आधार पर बड़ा या छोटा अधिमूल्यन अवमूल्यन करते हैं मानव के। हमारे सामने दो मानव आए, एक चपरासी आ रहा है उधर से और एक बॉस आ रहा है। क्या हमारा व्यवहार दोनों के साथ एक जैसा होगा, मानव जैसा या अलग अलग? एक की हम चापलूसी करेंगे, दूसरे को दबाएंगे। तो अधिमूल्यन हर जगह। अगर हमारे सामने ट्रेन में दो व्यक्ति बैठे हुए, एक बिल्कुल देसी कुर्ता पजामा के साथ बैठा हुआ है और एक टाई वाई सूट बूट लगा, किसको बड़ा मानेंगे? एक वो हो सकता है चोरी हो, आपको लूटने के लिए बैठा है, और दूसरा हो सकता है टीचर हो, रूप हो गया। एक हमारे सामने दो व्यक्ति बैठे हैं, एक सिंपल मराठी बोल रहा है, एक इंग्लिश बोल रहा है, कौन सा समझदार? इंग्लिश वाला। हमारी मान, ये मैं बता, बहुत ज़्यादा बहुत सारा, कोई देखने में अच्छा लग रहा है और थोड़ा देखने में इतना अच्छा नहीं, कौन सा समझदार? जो देखने में अच्छा है, इसलिए तुम अच्छा दिखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी मान्यता है दिखने में अच्छा लगना मतलब
समझ रहे हैं? हम पैसे वाले को, रूप वाले को, पद वाले को समझदार मान लेते हैं। कोई सिंपल सा आदमी बैठा है ऐसे होगा नहीं, पर ये हमारी मान्यता है। अवमूल्य अवमूल्य का मतलब ये है, सम्मान का मतलब है मानव है, जीवन और शरीर का स्वरूप है, सुखी होना चाहता है, समझ सकता है, सब सुखी होना चाहता है, व्यवहार से सुखी होता है, तो वैसा हम कर पाए। अभी हमसे नहीं होता ही नहीं। अभी हम अधिमूल्यन और मूल्यन में रहते हैं, निर्मूल्यन और भी ज्यादा खतरनाक है। ये हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, अमूल्य अधिमूल्यन तो करते ही रहते हैं, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बचपन में सीख गए, तो हम करते ही रहते हैं दूसरे। और वैसे हमारा प्रयास होता है दूसरे को डाउन, इन्हीं के आधार पर, अरे यार तेरी नाम कुछ अच्छी नहीं लगती, मतलब क्या है, इसलिए हम तो कह सकते हैं हाँ यार वो भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है, इसी की वजह से रूप के आधार पर हम अपना भी कर लेते हैं, किसी भी आधार पर कर लेते हैं ना, हम तो ऐसे हैं, हमारा रंग ऐसा है, रंग के आधार पर गोरे रंग में इतना क्यों ना करें, सब गोरा बनना चाहते हैं, नहीं तो क्रीम इतनी ज्यादा थोड़ी बिकती है ना, गा तो नहीं, परंतु बिकती तो क्रीम है, क्योंकि हमने उसका अधिमूल्यन किया हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हम चीजों का अधिमूल्यन करना बंद करें तो बहुत सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। वो तो आपकी मेहरबानी है, आप अधिमूल्यन करके चलते हो, लिपस्टिक लग जाए, पाउडर लग जाए, थोड़े अच्छे लग जाए, जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, सुंदर ही है। प्रकृति ने हमको सुंदरता का मतलब है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और वो अच्छा, आपको ये हो गई मानव धर्म एक मानव जाति है, ये हो गया है ना। तो अगर हम हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सुंदर ही है, अगर हम समाधान संबंधी को प्रमाणित कर सकते हैं तो सुंदर ही जैसे भी, क्योंकि शरीर कैसा भी हो, शरीर साधन है जीवन के लिए, उस शरीर से जीवन अगर समझ सकता है तो सुंदर शरीर है, अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको फिर स्वास्थ्य की जरूरत है ना। तो लेकिन हमने अधिमूल्यन किया हुआ है बहुत सारी चीजों का, बाल काले दिखने चाहिए, सफेद दिखे तो क्या बिगड़, उससे क्या बिगड़ जाए, दिख गए और बाल होने भी बाल होने चाहिए पहले बात तो, अगर अपने लिए तो दूसरों के जिनके हैं उन्हें काट के लाओ, लिंक बनाओ। अच्छा वो कटवाते ही रहते हैं जिनके हैं, अच्छा जिनके काले हैं वो काले रहने देना चाहते हैं, नहीं वो ग्रीन करना चाहते हैं, कुछ पता नहीं मानव का मतलब किसका अधिमूल्यन किसका अवमूल्यन। निर्मूल्यन ये थोड़ा सा कठिन है, करते लोग। मैं गुजरात में एक सिविल ले रहा था, तो वहाँ पे किसी आदमी ने कहा मुझे भजन गाना है, गाओगे? गुजराती में गाया, किसी को यहाँ मराठी में कुछ नहीं। तो हिमांशु भाई वो उसने भजन गाया तो मुझे थोड़ी गुजराती आती है, फिर मैंने किसी से पूछा तो वो भजन में केवल ये गा रहा था कि है ना, स्त्री हो या गाय हो, दोनों को जिस कुत्ते से बांधो बंधी रहती है, भजन की लाइन। हमने स्त्री का अवमूल्यन किया, क्या ये तो निर्मूल्यन हो गया, पहले अवमूल्यन पूछो। पराया धन है, घर का सदस्य नहीं माना। अभी स्त्रियों के हाथ में संबंधी शक्ति, नारी नरक का द्वार है, पता नहीं कहाँ लिखा है, मुझे नहीं पता, पर ऐसा बताते हैं, सब बोलते हैं। लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं सुन पढ़ा, नारी नरक का द्वार है, लिखा हुआ है कुछ किताबों में, ऐसा। तो ये अमूल्य है, लेकिन वो गाय है, मानव भी नहीं है, चलो नरक का द्वार है ठीक है, और अमूल्य नहीं हुआ, गाय है, पराया है, अमूल्य हो गया। घर की लक्ष्मी है, खाने को देते थे, वैसे कुपोषण के शिकार सबसे ज्यादा पराया है, अपने घर जाके खाना। हमारे यहाँ तो वैसे पड़ी हुई है, कोई कूड़ा नहीं कहते हैं, ये लड़की कूड़ा है, फेंकना है, ये तो मजाक नहीं करते, ऐसा मानते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। स्त्रियों को, पुरुषों का भी होता है, अभी मैं थोड़ा स्त्रियों को
अवमूल्य अधिमूल्य के लिए मैं उदाहरण बता, तो गाय है, पशु है, ये बिल्कुल निर्मूल्य हो गया। हम भी कभी कभी अपने बच्चे के सामने ऐसा बोलते हैं, बच्चा फर्स्ट आ गया, राजा बेटा, कैसा बेटा, राजा बेटा, रानी बिटिया। एक दिन हम उसको समझा रहे, नहीं समझ में, मूर्ख है, अभी तो राजा बेटा था, पागल है, मूर्ख है, थोड़ा फिर नहीं समझा, गधा है, अब ये निर्मूल्य हो गया। अब बच्चों को समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे, राजा है कि गधा है, मूर्ख है। अगर राजा है तो प्रजा ढूंढता है, शासन, गधा है तो लात मारे हैं। अभी हमको तय करना है, हमको मूल्यांकन करना है, तो हम ज्यादातर सम्मान का अस्तित्व में जितनी भी इकाइयां हैं तो उसमें मानव ही पहले उसमें जो स्थापित होता है, जो भाव समझ के साथ, जिस इकाई का जितना मूल्य है उतना ही स्वीकृति का भाव, इसको हम सम्मान करते हैं। मैंने बहुत सारे उदाहरण दे दिए, बाकी आप सब ढूंढते रह सकते हैं, क्योंकि भाषा, रूप, धन, बल, पद, जाति, धर्म, संप्रदाय, इसके आधार पर हम बड़ा छोटा, हर देश वाला ये कहता है मेरा देश सबसे महान, हर नहीं करते, इसीलिए तो लड़ते हैं, तेरा महान कैसे, मेरा भी महान, या तो हम कहते हैं कि हमारा भी महान है, तो ऑप्शन रखते हैं ना कि हमारा देश, हमारा गुरु जगत गुरु, हमारा गुरु सबसे अच्छा, उसमें ही झगड़ लेते हैं लोग, हमारा ईश्वर सबसे बड़ा। तो इन्हीं सब चीजों के झंझट है, अधिमूल्य न मूल्य। अच्छा, अब व्यापक सत्ता है, व्यापक है, अब ये किसका है, हमारा है कि आपका है, हमारा, सबका है, बड़ा हो सकता है, ये सबका ही एक ही है, सबका मालिक है, और ये कहता भी नहीं कि मैं मालिक हूँ, ये कुछ करता ही नहीं है, जो कुछ करना है आपको करना है, ऊर्जा है सबको काम में, तो ईश्वर का तो झंझट ही खत्म हो गया, ईश्वर के नाम पर झगड़ना क्या, कोई झगड़ा नहीं, वास्तविकता है, ये है, इसका इतना ये व्यापक है, अखंड है, और हम ऐसा समझ नहीं, खत्म। कौन ईश्वर, कौन देवी देवता, पता नहीं किसके लिए लड़े झगड़े, बहुत सारे झंझट खत्म हो जाए। जैसे ये सम्मान का भाव होगा, अपने में जो वास्तविकता जैसी है वैसी स्वीकार करना, समझ से ही आता है, समझ से ये विश्वास स्थापित होता है, समझ से सम्मान स्थापित होता है, फिर मैं अपना भी सम्मान करता हूँ। अभी मैं अपना ही नहीं करता हूँ तो दूसरों से चाहता हूँ, दे दे प्यार, सम्मान दे, मेरा कोई सम्मान ही नहीं करता, ऐसा भटकते रहते हैं, कोई हम ही नहीं करते, हम ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी में रहते हैं, अपना भी तो निर्मूल्य करे रहते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया तो निर्मूल्य करके कुछ नहीं आता, जाओ पंखे का सब। तो इस तरह से सम्मान, तीसरा मूल्य, इसमें कुछ और, इसी को हम सम्मान कहते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं, इसमें सब आ जाएगा, पर मूलतः मानव के सामने पर सब आ जाएगा। ये आश्वस्ति का भाव है, ये स्वीकृति का भाव है कि पशु मानव है, उसका स्वभाव ऐसा है, उसके साथ क्या डील करना चाहिए, राक्षस मानव कैसा है, तो समझदारी के साथ सबका मूल्यांकन ठीक ठीक हो पाना और वो स्वीकार हो जाना, ये स्वीकृति का भाव। समझे पहले इसमें प्रत्येक इकाई बोला है आपने, मूल्य है, ये तो सिर्फ मानव में ही निर्वाह, हर इकाई का मूल्य है, हमने बात की ना, हर इकाई की उपयोगिता है, हर इकाई का स्थान है, तभी तो
तो स्थापित सबका सम्मान होता है। मानव संबंधों में मानव के संदर्भ में मैंने सारे उदाहरण दिए हैं, परंतु स्थापित तो गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया होता है। मानव का मूल्य हो गया तो उसमें वस्तु मूल्य जो सुबह बात हुई थी थोड़ा सा रह गया, 30 मूल्य है ना? तो सबकी स्वीकृति का भाव हो जाता है, ये मूल्य है ना? तो जिसका जितना मूल्य है उतनी ही स्वीकृति का भाव, तो निहित मूल्य का स्वीकृति का भाव, तो हम अधिमूल्य अमूल्य निर्मूल्य से मुक्त हो जाते हैं, जिसमें अभी हम रहते हैं। इन्हीं में दुखी है। अपमान कर दिया तो हमको चापलूसी भी पसंद नहीं आती, अगर देखें तो अपमान भी पसंद नहीं आता। कोई हमको बढ़ा चढ़ा के बोलने लग जाए, अरे आप तो महान हैं, बस आपका तो कहना ही क्या है, तो हम समझ जाते हैं यार ये जरूर कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, लास्ट में पैसा मांगेगा, ऐसा लग रहा है इसके हाव भाव से, तो हम थोड़े से दूर होते हैं। सम्मान के साथ स्नेह, किसको कहेंगे अफेक्शन, रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, रेस्पेक्ट, अफेक्शन। किसको कहेंगे स्नेह? चलिए अब हम समझदार हो जाते हैं, क्योंकि ये सब समझ के साथ ही स्थापित होता है, तो हमको सभी अपने संबंधी की तरह नजर आते हैं। कल मैं बता रहा था कि पूरे 800 करोड़ लोगों को, है ना, तो जैसा हम परिवार में जीते हैं, है ना, वो तो हमें भाव स्थापित हो गया, तो ये हमारी स्थिति बनी इसलिए कि उसके आधार पे हम कहीं भी उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो मूल्यों का निर्वाह जब हमारा अपनापन बढ़ जाता है और हम सभी को संबंधी की तरह देखने लगते हैं। तो मेरे पिता हैं, उनकी आयु के सब पिता सम हो गए, पिता के समान हो गए, पितावत हो गए। बहुत छोटे बच्चे हैं तो मुझे सभी छोटे बच्चे पुत्रवत, पुत्रीवत, संतानवत लगने लगे हैं। अगर वहाँ नहीं आता है तो वैसा भाव मुझे उनके प्रति आ जाए, ये मेरे बच्चे जैसा है ना? और सभी के साथ संबंध स्थापित जैसा हो जाए, एक घटना के लिए, पर सबके साथ निर्वाह तो कर नहीं पाएंगे, है ना? तो जो सामने आएगा उसके साथ कर पाएंगे, है ना? ज़्यादातर परिवार में हम मित्रों के साथ करेंगे। तो हम सबसे बड़ा जो स्नेह का भाव होता है, जो समझदार व्यक्ति की निशानी होती है, उसका जब संबंधी मान ही लेता है और उसको विकास जागृति का पता होता है, तो वो इनिशिएटिव लेता है। इनिशिएटिव का मतलब क्या है? पहल करता है। पहल का मतलब पहली बात तो वो किसी से झगड़ता नहीं, उसका किसी से झगड़ा नहीं, मन मुटाव नहीं होता, पर किसी का उससे हो जाए, कोई उससे नाराज हो जाए, कोई बात नहीं आए, तो ये नहीं करता है कि पहले वो बोले, पहले कौन बोले। अभी क्या होता है, जब दोनों भ्रमित हैं, दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों चुप अपने अपने मोबाइल पे सेट हो गए। अब पहल कौन करे? पहले ही झगड़ा रहता है, उसमें एक दो दिन ऐसे निकल जाते हैं, बोलना तो चाहते हैं पर मैं बोला तो ये कमजोर समझ ले, अगली बार के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो हमारी मान्यता जो पहल करेगा वो छोटा है और अगली बार परेशानी हो जाएगी, तो पहले उसी को बोलना, तो मैं क्यों बोलूं? ये कौन सा भाव है? भाव है ही नहीं, अभिमान, हटी, मैं क्यों? समझदार व्यक्ति ये इंतजार नहीं करता है। पहली बार तो उसका तो हुआ ही नहीं ना झगड़ा, तो कोई उससे नाराज हो गया तो वो फोन कर लेगा या साथ में बात करें, हाँ भैया उसने थोड़ी बात की, अब कैसे कैसा बोलेगा, तो वो इनिशिएटिव लेता है। स्नेह का मतलब है स्वयंस्फूर्त विधि से, स्वयंस्फूर्त वो संबंध को निर्वाह करता है। हाल चाल पूछ लेगा खुद ही, यार बहुत दिन से आपका फोन नहीं है, कुछ नाराज नहीं है, अगर कहीं है ना,
तो पहली बात तो वो किसी से नहीं झगड़ता है, पर किसी और ने उससे झगड़ गया तो वेट नहीं करता है कि मैं क्यों बात करूँ, उस सामने से तो स्वयं स्फूर्त विधि से मिलता है। क्या करता है वो? स्वयं स्फूर्त विधि से मिलन। तो इसको अगर एक में कहेंगे तो मूल आशय उसका क्या रहता है? भाव कि भाई ये नाराज हो गया है, इसका मतलब ये नासमझ है। उसने प्रमाण दे दिया ना, अपना परिचय दे दिया कि ये नासमझ है, फालतू सी बात पे लड़ झगड़ के बैठ गए। मैं तो समझदार हूँ। तो परस्परता में मतलब अपने को भी समझना है, तो समझदार बनाने की जिम्मेदारी के भाव बनता है किसी भी परस्पर संबंध में, कि जागृति में सामने वाले को आगे बढ़ा दे, है ना, इस जिम्मेदारी का भाव रखता है। तो हम जैसे अभी स्नेह के भाव के साथ कभी नहीं हो सकते कि आप मेरे समझ में सहयोगी है, मैं आपके समझ में सहयोगी, है ना। तो समझने में जो सहयोगी होने का भाव है, बिना पूरा समझे नहीं, वो जो भाव है उसी को स्नेह कहते हैं। कि सभी संबंधी है, नंबर 1, मुझे किसी से द्वेष है तो मैं पहल कहीं भी कर सकता हूँ, अगर कोई और है तो स्वयं स्फूर्त में मिलने का कार्यक्रम बना सकता हूँ। मैं वेट नहीं करता हूँ कि पहले मैं ही क्यों करूँ, है ना। और तीसरा, इन दोनों को मिला के वो जो भाव बना देता है कि दूसरों को जागृत और होने में सहयोगी होने का भाव। तो इसको ऐसे लिखेंगे, दूसरों में परस्परता, क्योंकि ये मित्र संबंध में भी होता है। परस्परता में एक दूसरे की जागृति में सहयोगी होने की स्वीकृति का भाव। अगर इसको जो मैंने 3 लक्षण बताए तो एक साथ लाइन में रखेंगे तो दूसरों में या परस्परता में एक दूसरे की जागृति में सहयोगी होने की स्वीकृति ये बनी रहती है। इसलिए आप देखेंगे जो समझदार लोग हैं कहीं पे भी हो तो दूसरों से पहले संवाद शुरू कर देते हैं। थोड़े से खुश लोग आपसे पहले हालचाल पूछते हैं, आप कैसे हो, कहाँ पे रहना, थोड़े से वो अपने में विश्वास के साथ। और जब थोड़े से परेशान दुखके से रहते हैं तो वो सोचते हैं ना कोई पूछे ना किसी से पूछे, हमको चैन से रहते हैं। स्नेह का भाव है कि मैं हमेशा आपकी जागृति में सहयोगी होने के भाव के साथ हूं, ठीक है। वात्सल्य, तो हमने परिवार व्यवस्था में देखी जब बच्चा आता है ना, तो एक तो शिशु का लाने का काम छोटा नहीं है। पति पत्नी जब जिम्मेदारी लेते हैं कि हमको एक शरीर निर्माण करना है, जीवन तो निर्माण करना नहीं, जीवन तो है ही, तो बड़ी लॉन्ग टर्म योजना है, पंचवर्षीय योजना से ज़्यादा बड़ी योजना है। इसमें क्या है कि नहीं है? हम सब इतने बड़े बैठे हैं, हमारे माँ बाप का बहुत प्रयास का है। तो सबसे पहले तो बच्चा पैदा करना एक अपने आप में बड़ा काम, फिर उसके लिए 4-5 साल तक भोजन, कपड़ा, ये पट्टी साफ करना, नाक साफ करना, बीमार हो गया रोना, क्या अपना सोना दुबर सब होता है कि नहीं होता है। ये सब झेलने की स्वीकृति का भाव। बड़ा होगा तो स्कूल ले जाना पड़ेगा, बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये सब पहले सोच लो कितना सब कर पाना है ना। तो ये सब वात्सल्य का भाव है, बच्चा लाना है पहली बात तो ये मिलते जुलते वात्सल्य और ममता है ना, थोड़ा सा ही फर्क है, बहुत फर्क नहीं है। और स्त्री पुरुष का मुद्दा नहीं है ना, भाई ये वात्सल्य पुरुष में होगा और ममता स्त्री में होगी, मानव में होंगे। जीवन के स्थापित होने वाले भाव हैं।
पर वात्सल्य क्या है? संरक्षण प्रधान है ना। संरक्षण का मतलब है जो भी समझ के लिए और समाज समृद्धि के पोषण के लिए जितनी भी सामग्री है उसको जुटाना, वो जिम्मेदारी का भाव को कह रहे हैं। संरक्षण सहित दूसरे को समझदार बनाने की जिम्मेदारी का भाव। दूसरा मतलब अपना बच्चा ही है, पर जो भी बच्चे बंद हो जाए तो गुरु वाला भी भाग इसमें थोड़ा रहता ही है ना भाई। शुरू का पोषण, शिक्षण और क्या शिक्षा सब कुछ। तो संरक्षण, दायित्व, तो संरक्षण का दायित्व है वह दूसरे को समझदार ये जिम्मेदारी का भाव है। दायित्व में से मैंने लिख दिया है, पर चलिए 2 बार लिख जाएगा। संरक्षण से ही समझदार बनाने का दायित्व, अगर शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। संरक्षण सहित जिम्मेदार बनाने का दायित्व का भाव है ना, या ये भी लिख लीजिए संरक्षण सहित दायित्व है दूसरों को समझदार बनाने की जिम्मेदारी का भाव। तो यानी कि वात्सल्य मतलब माता पिता दोनों को ले सकते हैं कि बच्चे को संरक्षण भी देना है, पोषण भी देना है ना, और शिक्षा का भी इंतजाम करना है, स्वास्थ्य का भी इंतजाम करना है। कब तक करना है? जब तक समझदार कर, जब तक वो अपने पैरों पे ना खड़ा है। साधारण भाषा में जब तक ये सब करने के लिए, बल्कि जब तक वो दूसरे का ये भाव करने ना लग जाए, यानी कि जब तक स्थिति में ना आए तो खुद का बच्चा पैदा करके उसको पालन करना चाहिए, तब तक ये हमारा दायित्व चलता है। ये भाव है, ये वात्सल्य का और ममता, ये सब है ही संरक्षण के साथ में, है ना। उसमें पोषण प्रधान है, बस इतना ही है। बाकी सब सेम ही है। इसका मतलब प्रधान का मतलब मुख्य रूप से वो पोषण की जिम्मेदारी का लेता है। पर ऐसा नहीं है कि ये संरक्षण नहीं कर सकते, पर अगर ये भाव है तो उसको कह रहे हैं कि ये क्योंकि 2 भाव अलग है, तो जो ये प्रधान रूप से ये ले रहा है वो वात्सल्य होगा, जो प्रधान रूप से पोषण को ले रहा है वो ये होगा। दोनों ही समझदार। पोषण का मतलब ये है कि वो मानसिक पोषण, शारीरिक, दोनों, तो दोनों में कॉमन ही फैक्टर है, बहुत फर्क नहीं है, पर प्रधानता है। ये ममता हुआ। श्रद्धा, कौन सा भाव है? बताइए, श्रद्धा किसको कहेंगे? श्रद्धा मतलब क्या? देखिए, हाँ जी, पूज्यता मतलब क्या? पूज्यता का मतलब आदर, क्रिया को। अभी हम जब तक हम समझदार नहीं हैं, हमें विश्वास नहीं है, तो हम किसी को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानते, बल्कि कोई हमको अगर अपने से थोड़ा अच्छा दिख गया तो हम उसकी पहले कमियां निकालते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कि कैसे इसकी टांग खिंचाई की जाए, कैसे इसको गिराया जाए। ए बी सी है, ए और बी बात कर रहे हैं सी के बारे में। ए ने बी से कहा, अरे यार वो जो सी है ना *1, क्या बढ़िया आदमी है। क्या बोला इसने? बढ़िया।
सी बहुत बढ़िया है, बी का सी के साथ थोड़ा कुछ घाटा भिड़ा क्या था, बड़ा वाहिया था। तुम्हें उसकी कौन सी बात अच्छी नजर आई? अरे वो तो पता है आपको नॉनवेज खाता है, पता नहीं और क्या है। अच्छा यार मुझे तो नहीं पता। अरे लेकिन सुना है कि वो संस्कृत का पंडित है। अरे पंडित क्या है, कुछ संस्कृत आती है उसको। तो क्या करते हैं, इसकी अच्छाई जो कहना जा रहा है सीखी, इसको बिल्कुल नहीं पूछे। तो हम ज्यादातर लाइफ को नहीं, दूसरे की लाइफ को छोटा कैसे किया जाए। अभी जब तक भ्रमित होते हैं इस अवस्था में रहते हैं, हमको कोई हमसे श्रेष्ठ नजर नहीं आता, किसी की श्रेष्ठता हमको नहीं समझ आती, श्रेष्ठता दिखती नहीं। समझ में तो तब आएगी मैंने दिखे, और दिखेगा वही जो हम देखना चाहते हैं। हम तो दूसरों की कमियां देखना चाहते हैं। कितनी सुंदर है, खाक सुंदर है, सहेली। दो दोस्त थे, पंडित समझदार, एक सेठ ने दोनों को, चिंटू और पिंटू दोनों को दावत में बुलाया घर कि भाई आज शाम का भोजन हमारे साथ, मुझे थोड़ा मौका मिलेगा, आप इतने विद्वान हैं, थोड़ी ज्ञान चर्चा हो जाएगी, तो आप घर पे आइएगा। तो पिंटू और चिंटू दोनों घर पर आ गए। अब पहले सेठ जी चिंटू को हाथ धुलाने लेके गए, चलो भोजन से पहले आपके मैं हाथ धुलाऊंगा। हाथ धुलाए और उन्होंने उससे कहा चिंटू से, हमने सुना है आपका जो दोस्त है पिंटू, ये तो बहुत बड़ा विद्वान है। क्या विद्वान है? गधा है, तो कुछ नहीं आता है। आपने कहाँ से सुन लिया? तो अच्छा, सेठ जी ने कुछ नहीं कहा। चिंटू वापस चले गए। फिर पिंटू के कहा से आप भी आइए, आपके हाथ धुलाने। उन्होंने कहा कि भाई पिंटू के हाथ धुलाने। तो उन्होंने चिंटू के बारे में कहा, चिंटू मैंने सुना है आपका जो दोस्त है चिंटू, ये तो ज्ञानी व्यक्ति है, मूर्ख है जी, मूर्ख, बैल है मेरा, बैल। ठीक है, अब दोनों को भोजन पे बिठाया, दोनों के सामने घास फूस सेठ ने रख दिया। दोनों बड़े गुस्सा हुए, क्या मजाक है, आपने दावत बुला के क्या हमारा अपमान करने के लिए बुलाया, हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया, क्या कोई खाना, ये तो जानवरों का खाना। तो मैंने कब कहा आप जानवर, आपने कहा, इन्होंने कहा आप बैल हैं, इन्होंने कहा आप गधा हैं। अब आपके सामने जलेबी मर्दी तो अंदर रखी हुई है, और अब गधा बैल तो ये खाते नहीं, आप तय कर लो आप क्या हो। तो मित्र भी एक दूसरे की तारीफ नहीं सुन पाते, कहने के लिए सहेली है या सखा है या मित्र है, परंतु एक दूसरे की अच्छाई को स्वीकार कर पाना भी हमारे बस की बात नहीं है। ये भी गुण समझ के बाद ही आता है, क्योंकि अपने में कुछ आ जाता है। जब तक अपने में कुछ नहीं आता नहीं, तब तक दूसरों की अच्छाइयाँ भी हमको चुनती रहती है, खटकती रहती है। हमने अपनी कमी, खालीपन, जो भी है, अधूरापन बड़ा दुखदायी होता है। अच्छा, जिस चीज़ पे दूसरे ना मूल्यांकन करते हैं या आंकते हैं, रूप, धन, बल, पद, पैसा, ये सब, अब उसी में हम भी अपना मूल्यांकन करते हैं। अब हमसे ज़्यादा कोई होता ही है तो हम परेशान रहते हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलता जहाँ कुछ समानता का कोई आधार हो, जहाँ हमारी इज्जत मिल जाए। तो जैसे तैसे कुछ हुनर हासिल करके कुछ काम चलाते रहते हैं कि कहीं तो किसी बात को लेकर सम्मान हो जाए। तो श्रद्धा का मतलब है कि हम में दूसरों में जो होती है श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव, ये भी समझ के बाद आता है कि दूसरों में हर देखो सब जुड़े हुए हैं। जब हम ज्ञान को समझते हैं ना, तो ऐसा नहीं लगेगा कि विश्वास, सम्मान, इसलिए भी मैं अलग अलग परिभाषा बताऊँ, पर अगर आप जाओगे ना, गहरे से शोध करोगे तो सबके मुंह में सहिष्णुता का भाव नजर आएगा, जागृति का भाव। तो श्रद्धा का मतलब है श्रेष्ठ आचरण की स्वीकृति का भाव। ये श्रद्धा है कि भाई अकबर भाई आप हानि हैं, मैं इसको स्वीकार मतलब अगर आप लोग कुछ अच्छाई है तो उसको स्वीकार करवाओ, यहाँ से शुरू करके कि नहीं आप भोजन अच्छा बनाते हैं, आप कपड़ा अच्छा बनाते हैं। देखिए हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई है, उसको पहचान लेना, ये समझदार व्यक्ति ही कर पाता है, बाकी तो कमियां देखता है। तो आप देखें, हम दूसरों में कमी ज़्यादा देखते हैं कि अच्छाई ज़्यादा देखते हैं? क्या देखते हैं? अच्छाई है,
कमियां ज्यादा देखते हैं, क्योंकि दूसरों की कमियां देखकर हमारे दिल को ठंडक पड़ती है कि हम ही गधे नहीं हैं, हमसे बड़े भी हैं। तो इस चक्कर में दूसरों के, अब हर कोई एक दूसरे की कमियां ढूंढता रहता है, उन्हीं का तीसरे से बखान करता रहता है। इसी को दिल का चोरी बोलते हैं कि हमने कुछ कुछ कमियां आपकी ढूंढी और फिर आपके पीठ पीछे एक दिन वो होता है ना दीदी किटी पार्टी, उसके ऊपर है कि किटी पार्टी में ऐसा कहावत है, मैंने सुनी है, महिलाओं से सुनी है कि कोई ना कोई तो एब्सेंट रहती है ना? एक दिन कोई वेटर किसी किटी पार्टी कहाँ होती, किसी रेस्टोरेंट में, वहां पे तो वेटर दिया देगा, सारी महिलाएं चुप है, कुछ बात ही नहीं हो रही। तो उसने किसी से पूछा आज मसला क्या है, आज बात सब चुप ही क्यों है, कोई गुजर गया क्या, कौन है क्या? बोले नहीं आज सारी आ गई है। और बुराई किसकी करे? और दिन तो बात होती रहती थी कि भाई जो नहीं है सब मिलके उसको निपटाते थे। भाई का स्त्रियों के बारे में नहीं है, पुरुष भी कम नहीं है, बॉस के बारे में, बॉस जिस मीटिंग में हो जाए शांति रहती है, केवल वही बोलता है, अगर बॉस नहीं हो तो सारे मिलके निपटाते हैं। तो किसी का सास हो सकता है, किसी का बॉस हो सकता है, बात एक कुल मिला के हमको श्रेष्ठता नजर नहीं आती। तो ये वो भाव है कि जब मैं श्रेष्ठता को स्वीकार कर पाता हूं। ये भाव मुझ में रहते हैं। अभी दीदी ने, शालिनी दीदी ने पूज्यता बताया, पूजने का भाव, तो मैंने बताया 18 मूल्य हैं परिवार में, स्थापित और शिष्ट मूल्य। तो मैं अभी केवल स्थापित मूल्यों की चर्चा कर रहा हूँ। अध्ययन में आप जाएंगे या तो सदा पाएंगे, अध्ययन में फिर आ ही जाएंगे। तो इसका गति मूल्य यानी भाव यह है, तो मैं दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करता हूँ, उसको शिष्ट मूल्य कहते हैं। ये आपस में कैसे है, परस्परता में पूजा करेंगे। पूजा करेंगे मतलब फूल माला नहीं चढ़ाएंगे, उनके जैसे होने का जो कार्यक्रम है वही पूजा है। तो शालिनी शिल्पा दीदी और अकबर भी एक छोटा सा पूछिए, तो वात्सल्य और ममता तो एनिमल्स में भी रहती है, जानवरों में भी रहती है। शुरुआत हो जाती है शरीर के जिंदा रहने के, अगर उसको कहेंगे ये तो अभी हम फैमिली में बोल रहे हैं। हाँ हाँ, पर पूरा विकसित समझदार मानव है, भ्रमित मानव में भी नहीं होता है। मैंने बताया ना पशुओं से शुरुआत होती है, पर ये भ्रमित मानव में भी नहीं होता है। ममता कैसे निकल के आता है भ्रमित से? आया तो नहीं रखते। हाँ आया तो नहीं, पर भ्रमित मानव में तो ममता मतलब कि अगर मेरा बेटा है तो खिलाना पिलाना किस दृष्टि से, आगे कुप्पा बन जाए, सांप दूसरों को पीट पिटा जाए, पिट के ना खुद की पिट के लिए पीट के आए, ये ममता का भाव रखा है। क्योंकि आया इसको पहला सवाल ये इसने पिट गया, पिटा के लिए पिटा है ना, तो वो समझदार का वो सब नहीं है ना व्यवस्था। तो जानवरों में कम से कम वो जिंदा रहने के, कौन हाथ खड़ा कर, शिल्पा यही है। एप्रिसिएशन दोनों जगह आएगा, श्रद्धा में भी आएगा, सम्मान में भी आएगा। मैं दोनों को बताऊंगा। तो श्रद्धा में भी आया कि हम उस श्रेष्ठ आचरण को पहचाना, एप्रिसिएशन सम्मान में भी आता है कि हम दूसरे के गुणों को देखकर उनको बताना भी चाहते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें उसके जैसा होना चाहते हैं। लेकिन हम तारीफ सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है, तारीफ करना उतना अच्छा नहीं लगता है। अब मान लो सब सुनने वाले, करने वाला कोई है तो सुनेगा कौन? तो एप्रिशिएट करना भी कि आप में कोई गुण है, उसको पहले तो स्वीकार करो और फिर सबको बता भी देना स्वाभाविक। देखो इनके अंदर ये थोड़ा सम्मान का भी भाव आएगा, थोड़ा श्रद्धा का भी भाव, दोनों में आएगा। तो व्यवहार में जब होते हैं तो ऐसा नहीं एक भाव से एक व्यवहार जब होता है तो मिला जुला होता है, सब मिलकर व्यवहार होता है। माइक है, शिल्पा दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं, उधर है। हाँ। तो बाकी जो लोग वहाँ बैठे होते हैं उनके मन में उथल पुथल हो जाती है कि
क्योंकि हम भी तो कर रहे हैं, हाँ तो एप्रिसिएशन सिर्फ उन्हीं को क्यों, हाँ हमको क्यों नहीं? और सामने वाले की स्थिति अगर समझी जाए तो वो, जैसे दो इंसान हैं ए और बी, ए की तारीफ की तो बी को लगता है मेरा क्यों नहीं, मेरा काम दिखा नहीं क्या, बट जो तारीफ कर रहा है वो शायद उसका मापदंड के हिसाब से नहीं पहुंचा वो वहाँ तक, इसीलिए शायद नहीं कर रहा है। तो इस आपने खुद ही जवाब दे दिया कि सही है। हाँ, हम कोई ऐसा अवार्ड अगर कुछ करते हैं जिसको कहते हैं पॉलिटिकल है, कोई ये तो समझदार की बात कर रहे हैं ना। अगर आप समझदारों की सभा में ये करेंगे तो किसी को परेशानी है ना। इसीलिए तो करें, रनिंग में तो होगा ही, रनिंग में तो ऐसा मान हो गया ना कि जैसे आपने कहा ए और बी है, मैंने ए की तारीफ कर रहा हूँ पर बी चला जा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी निंदा हो गई। ए की तारीफ को वो इंटरप्रेट ऐसे करता है उसकी बुराई हो गई, क्योंकि वो खुद में परेशान है। अगर उसमें स्नेह का भाव है, उसमें भी कुछ गुण है, तो ये सोचे अच्छा इस बात की इसकी इच्छा है तो आप दूसरे को उसकी बताओगे, तो दोनों का एप्रिशिएशन। अगर हम सम्मान कर पाएंगे तो अब दिक्कत क्या होती है, देखो हमने ये ऐसा सिस्टम बनाया, अब क्यों नहीं होगा? हमने क्राइटेरिया बनाया है, इनाम किसको देंगे? जो क्लास में फर्स्ट आया है, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा है। अब मान लीजिए 3 स्टूडेंट हैं, एक के 99% आए, दूसरे के 98, तीसरे के 97, आपने कट ऑफ कर दिया। अब बाकी 95, 96, 91, 80 के ऊपर या 50, 60 के ऊपर वाले उनका क्या होगा? इनाम तीनों को मिला। अब बाकी परेशान होंगे कि नहीं होंगे? तो हमने ये ऐसा डिजाइन कर दिया जिसमें 2-3 को छोड़ के बाकी सब फ्रस्ट्रेट हो जाए। गलती उनकी नहीं है, 90 और 95, 96 में कोई फर्क भी नहीं है, पर हमने क्राइटेरिया ऐसा बना के रख दिया कि हम स्टेज पे बुला के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड खत्म, बाकी क्या करें? अगर क्लास में 100 बच्चे तो हमने 3 को देके 97 को धकेल दिया। हो सकता है सबके 60% के ऊपर ही नंबर आए, क्राइटेरिया ऐसा बना दिया। समझदारी की व्यवस्था में कुछ और निकलेगा, उसको अगर मैं बताता हूँ तो फिर अभी बता सकता हूँ, बताओ ठीक है। हम अगर क्लास में क्राइटेरिया करें कि कक्षा में कौन फर्स्ट आएगा और हाथ खड़ा करें तो कितने लोग कौन आना चाहते हैं? सबके माँ बाप से पूछा जाए कौन चाहता है कि मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आए। रियलिटी क्या है? वी हैव डिजाइन सिस्टम टू फेल। हमारा सिस्टम ही फ्रस्ट्रेशन वाला है, क्योंकि क्लास में अगर 100 बच्चे हैं और 3 को ही, एक को ही फर्स्ट आना है और उसी का सम्मान होना है, उसी का गुणगान होना है, तो बाकी का तो हमने फ्रस्ट्रेशन का डिजाइन बना के रखा है। अब अगर हम ऐसा करें, अपना सिस्टम ऐसा डिजाइन करें, इसके लिए भी हमको सोचना होगा कि भाई कुल मिला के तो सिलेबस है एक क्लास का, है ना, उसको सबको समझना है, ठीक है। हम डिजाइन बनाए कि कितने बच्चे समझना चाहते हैं, सब समझना चाहते हैं, सभी समझ सकते हैं क्या? सभी समझ सकते हैं। अगर हमने क्लास में सिस्टम बनाया कि कौन बच्चा पहले समझकर दूसरे बच्चों के समझने में सहयोगी हो सकता है, अब होड़ लगेगी कि भाई किस, मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा। आपने क्राइटेरिया बदल दिया कि कौन बच्चा पहले समझकर दूसरे के समझने में, है ना, सहयोगी बने, तो बल्कि जो उससे समझ रहे हैं वो भी खुश होंगे, हाँ भाई ये तो समझा ही रहा है ना, उससे क्या विषय हो सकता है। अभी तो कंपटीशन में आया, 99 लाया कैसे? ट्यूशन वो फिर बोर्ड है ना, हमने डिजाइन ही ऐसा कर दिया कि 1-2 सफल होंगे, बाकी सब हमने बनाई दिया। तो कंपटीशन हमने निर्माण कर दिया, वही कंपटीशन सोशल युद्ध की तरफ जाता है, और पीछे मानसिकता वही है कि आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है, तो आपको फर्स्ट आना है, वहाँ से ही आता है। तो ये युद्ध और संघर्ष का ही डिजाइन है। बच्चों में आपस में ईर्ष्या द्वेष होगा ही, और इसका रिजल्ट हर साल बड़े संस्थानों में सुसाइड के रूप में दिखता रहता है। मैं आपको अपनी बैच का हाल बता सकता हूँ। हम लोग ट्यूशन कर रहे थे, 1983 की बात है, मैं नया ग्रेजुएट हो गया, और मैथ्स के ट्यूशन का क्लास का जो नंबर बांटे जा रहे हैं, वो नंबर बांटे जा रहे थे। तो IIT में क्या रिलेटिव ग्रेडिंग का सिस्टम है, आप सबने सुना होगा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसका मतलब है कुछ लोगों को फर्स्ट करना ही, बाकी को नीचे लाना ही है।
ऐसा डिजाइन ही है, सिस्टम ही ऐसा है। तो वहाँ पे इसमें भी खुशी मिल सकती है जब बाकी के सारे फेल हो जाएं तो मैं फर्स्ट आ सकता हूँ, बाकी के लोगों का नंबर आ जाए। तो वहाँ डबल सिस्टम चलता है, एक तो मैं पढ़ूँ और दूसरा ये भी ज्ञान करूँ कि दूसरे कैसे ना पढ़े, क्योंकि उनके कम रह गए तो मेरे है ना, मान लीजिए पूरी क्लास के 10 एवरेज और मेरे 12 आ गए तो मैं फर्स्ट हूँ, ऐसा सिस्टम ही है। तो 90 लाने की जरूरत नहीं फर्स्ट आने की, पर ये जाना चाहिए कि मेरे 12 हैं और बाकी का ऐसे एग्जाम क्यों पढ़े बिना एग्जाम देने चले जाए और सब, तो ये डिजाइन ही हो गया ना। तो ऐसा ही सिस्टम था वहाँ पे। अब नंबर आया, थोड़ी देर के बाद में हमने देखा ये 16 वाले पे ट्यूटोरियल की क्लास चल रही है। देखा एक बच्चा गायब, पीछे से देखा तो नीचे पड़ा हुआ, उनसे लगभग क्लास बंद। बाद में उसके लास्ट बात ये थी कि अरे मेरा उससे एक नंबर कम कैसे आया, केवल इतनी बात। एक नंबर का अधिमूल्यन किया ना, एक नंबर जिंदगी से बड़ा हो गया, अधिमूल्यन का उदाहरण है। अधिमूल्यन हो गया किसी का भी कर सकते, मानव का तो करते रहते, कूद गया इतनी बार। ऐसा सिस्टम में बनाया हुआ है। कोटा में हर 2 महीने में एक सुसाइड होती रहती, हमने सिस्टम बनाया। IIT में होती रहती, कानपुर में, दिल्ली में, बॉम्बे में, सब जगह, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन डिजाइन ऐसा है। फिर समझदारी के इवैल्यूएशन कैसे करें बच्चों का? होते होते है ना, कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, लक्ष्य क्या है, आगे बढ़ना मतलब क्या, फर्स्ट जाना है या क्लास में पहुँचाना, किसको आगे बढ़ना है? नहीं, उनके लाइफ में आगे बढ़ना है तो हो जाएगा। इसका मूल्यांकन का सिस्टम है, आप थोड़ा अध्ययन कर लीजिए। जैसे ये बताया कि हम क्लास का डिजाइन फिर ये रखेंगे कि सब बच्चे जितना सिलेबस है समझ लें, जो बच्चा कम समझ रहा है उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करें। फर्स्ट सेकंड का कोई मतलब ही नहीं। समाधान स्मृति में जीने में कौन फर्स्ट कौन सेकंड? अच्छा मान लीजिए इसमें अनुभव होने के लिए किसी में कंपटीशन आ रहा है क्या? अभी मेरे दिन पहले मैं अनुभव करूँगा, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ठीक है, इसमें क्या है, अब अस्तित्व में कोई सभी नहीं है। आप जब समग्रता में देखेंगे, उसको ध्यान में रखिए, जब डिजाइन बनाएंगे ना तो बहुत ब्यूटीफुल निकलेगा। ऐसे निकलेगा बिल्कुल नित्य शांत सब। अब फिर लोग बोलते हैं ऐसा हो गया तो सब बोर हो जाएगा। बोर होंगे क्या? सुखी होंगे, बोर क्यों होंगे? कुछ लोग ऐसा कहते हैं आपका सिस्टम कैसे विकास कैसे होगा, आप तो सब में शांति संतोष के भाव आ जाएंगे, और आगे बढ़ने के लिए तो संतोषी होना जरूरी है। वही राहुल भाई की मम्मी चाहते खाना भी खूब खाए और बिना निकले, मतलब सब संतोषी भी होना चाहते हैं और कह रहे हैं संतुष्ट बने रहे क्योंकि विकास हो जाए। विकास क्या किसको है कोई भी पता नहीं। ये सब हमारी मान्यताओं में अस्तित्व ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान की रोशनी में जब ये सिस्टम बनेंगे नहीं तो ब्यूटीफुली रहेंगे। हमने बेटा मूल्यांकन भी है उसको खूब बढ़िया से, हालांकि हम भी अभी सिर्फ फूक रहे हैं उसको कि कैसे फर्स्ट का करें, कैसे सेकंड का करें। मैंने जो सुबह बताया था UCF, उसमें इन सब पे चर्चा हो रही है और बाकी लोग भी कर रहे होंगे जो समझने में और दर्शन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो निकलेगा तो क्राइटेरिया बदल दें, नंबर कोई क्राइटेरिया नहीं, ऐसा क्लास का डिजाइन करें। पर अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, बोर्ड से आ रहा है, सिस्टम से आ रहा है, तो पूरा खानदान ही बदलना पड़ेगा ना, है ना। अभी तो ऐसे ही चल रहा है ना कि एक बच्चा अपने पापा से पूछता है, पापा एक बात बताओ, आप जब चाहो मुझे पीटते रहते हो, क्या आपके पिताजी भी आपको पीटते थे? बोले हाँ पीटते थे। आपके दादाजी? तो वो कहता है कभी मैं कहूँ ये खानदानी गुंडागर्दी है कहाँ से? तो अभी तो आप सबके क्लास को बदल देंगे, वो नहीं चलेगा। इस पे एक और बात याद आ गई है ना, कहाँ कहाँ बदलना पड़ेगा देखिए उसके क्लास को बदलने के लिए। आजकल ये विचलन है, चाहे छोटा सा गांव हो, कस्बा हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल होने चाहिए, प्राइवेट धरने से चल। तो ऐसे ही गाँव में पिंटू रहते थे, उनकी क्या है शहर में नौकरी लग गई, तो गांव में एक इंग्लिश स्कूल खुला, उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ पे डाल दिया। तो पिंटू भाई एक दिन PTM पेरेंट टीचर मेजरमेंट
मीटिंग, पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए गए पीटीएम के लिए। तो देखा क्लास टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं हो सकते, पढ़ा रहे हैं बच्चे। सुनो, NATURE मतलब नटूरे। पिंटू का तो दिमाग फिर इंग्लिश मीडियम में डाला है, मतलब भाई NATURE नटूरे भाई है, NATURE नटूरे। अब इंग्लिश मीडियम गांव का स्कूल मैडम है या टीचर है, भैया है, पढ़ा रहे बच्चे बोल रहे NATURE नटूरे। पिंटू का तो दिमाग खराब हो गया, क्या मैं फीस देता, हिंदी मीडियम की 50 रुपये या 200 रुपये देता, और ये हालत है। प्रिंसिपल के साथ पास चला गया, साहब ये तो बहुत गलत बात है, आपके स्कूल में तो ये क्या बस धड़ल्ले से है, ये कोई पढ़ाई है, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे आपका इंग्लिश टीचर है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है NATURE नटूरे। प्रिंसिपल बोलता है देखो जब मटूरे हो जाएंगे ना अपने आप समझ जाएंगे, आप तो इतना परेशान हो रहे NATURE नटूरे। पिंटू का दिमाग बोला ये स्कूल नहीं चलने देता, इंग्लिश मीडियम हाई है। सोचा बोर्ड पे जाऊंगा DO के पास, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास, और इस स्कूल को बंद करा। प्रिंसिपल भी ऐसा है, टीचर तो टीचर। आप समझिए, मैं पूरा कर देता हूँ। वो DO के पास गया, बोले देखो फलाने गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आपने अप्रूवल दिया है कि नहीं? बहुत गलत चल रहा है वहाँ पे, अंग्रेजी ठीक से नहीं पढ़ाई जा रही है ना। वहाँ पे जो है NATURE को नेचर को नटूरे बोल रहे हैं, NATURE नेचर को नटूरे बोल रहे हैं, आप उसको बंद कराएं। DO पान खा रहा है, स्कूल है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, हो गए सबको 304। देखो सबके फुटूरे का सबके फुटूरे चलने लगे। तो दीदी अपने क्लास का एक बदल भी हो गई। तो सबको बदलना पड़ेगा, तो हम कैसे कोशिश करें कि सभी बदले। बोर्ड में भी काम हो, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ भी काम हो, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, सब समझे देखो, क्योंकि एक क्लास बदलने से बोर्ड में बदल जाएगा, सारा बदलना पड़ेगा। वो होता है ना सारे घर के, तो वही काम करना पड़ेगा। कम से कम एक जिला स्वीकार करे, कम से कम, या कोई एक बोर्ड स्वीकार करे कि मेरी शिक्षा का पर्पज ये है और बच्चों को ऐसा है, तब तो कुछ बात बनेगी। या कम से कम एक कोई माँ बाप और कॉलेज या स्कूल स्वीकार कर लो, क्योंकि क्लास में कर लोगे दूसरी में नहीं होगा, एक स्कूल में होगा, वो फिर जाएगा कॉलेज में, पानी मिलेगा और फ्रस्ट्रेशन हो सकता है ना। परंतु सबको ये पता चल जाए कि सिस्टम को सुधरना है, पर कहीं से शुरुआत जितनी हो सकती है उतनी की जाए, कुछ नहीं किया जाए ऐसा नहीं, ठीक है। आगे बढ़े तो सही बात है, वो क्लास का जो डिजाइन है वो फिर बदल जाएगा और वो बड़ा ब्यूटीफुल होगा, ऐसा हमको लगता है। कोई स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस नहीं। अभी जो स्कूल को लेकर बच्चे इतने स्ट्रेस में रहते हैं ना, बहुत बहुत कम बच्चे हैं जो अपनी खुशी से स्कूल आते हैं, उससे बहुत कम टीचर हैं जो अपने मर्जी से खुशी से स्कूल आते हैं। नहीं, टीचर में और स्टूडेंट्स में अगर नंबर ऑफ पर्सन, मतलब जितने बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते हैं उससे, है ना, और टीचर आते हैं, कौन ज़्यादा खुशी जाते हैं, टीचर की बच्चे? अभी तो बच्चे आते हैं, टीचर को तो है जी, हाँ बोले मतलब कुछ खेलने को मिलता है, टीचर को तो गाल मिलती है केवल कहीं ना कहीं से। एनीवे, तो अभी उत्सव नहीं है, उत्सव अभी हम धो रहे हैं, तो डिजाइन बन गया है, उसको बस लेके चलना है और सांस है कि उसको बदले।
श्रद्धा हो जाए तो श्रद्धा बहुत बड़ा एक परिवर्तन आता है। समझदार व्यक्ति हर एक को एप्रिशिएट कर पाता है, सम्मान तो कर ही पाता है, एप्रिशिएट कर पाता है, श्रेष्ठता को पहचान पाता है। हमेशा दूसरों में अगर कोई श्रेष्ठता है, ज्ञान तो उसको भी है, पर समृद्धि के अर्थ में, हुनर के अर्थ में, तो भी वो स्वीकार करता है। गौरवता क्या होगा? आज बताइए। ग्लोरी, ग्लोरी, रिवरेंस, गाइडेंस, केयर, अफेक्शन, इसको हम कहेंगे ग्लोरी। श्रद्धा को रिवरेंस। श्रेष्ठ आचरण किसी एक के प्रति और गौरव जो है वो समाज में जो उच्चता में करने के लिए या फिर राज्य में। ठीक बात, बहुत बढ़िया। तो है तो दोनों संबंधी ही, पर ये श्रेष्ठ आचरण जनरल है, गौरव, जो है ना राष्ट्र के समाज के उन्नति में जो योगदान है उसकी स्वीकृति का भाव। गौरवता है मतलब समाज में प्रगति या उन्नति दोनों हो गए। एक समाधान के अर्थ में है, एक समृद्धि के अर्थ में है। स्वीकृति का भाव, गर्व महसूस करना। अगर हमको श्रद्धा वात्सल्य इसलिए समझ आ गया तो गौरवता समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम श्रेष्ठता को भी स्वीकार कर रहे हैं, गौरवता में। चलिए, कृतज्ञता तो आप सबको बताइए। कृतज्ञता मतलब क्या है? कृतज्ञता मतलब क्या? ग्रेटिट्यूड। समाज को निकाल के स्वयं के लिए। हाँ, बहुत। तो स्वयं की है ना उन्नति में या प्रगति में जो योगदान है उसकी स्वीकृति करना। परिवार में बहुत सिंपल रूप से ये काम करता है, जो मैंने पहले दिन भी बताया था, है ना, कि अगर हम माता पिता से है ना इतना कह देते हैं कि आपने हमको पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, आपने बहुत कुछ कष्ट सहकर हमारा पालन पोषण किया, इस भाव को व्यक्त करने से कैसा लगेगा माता पिता? क्या लगता है? अगर हमारा बच्चा, हम थोड़े माता पिता की एज वाले बेटे है ना, तो दोनों से पूछेंगे, जैसे जीती माँ बेटा है, शुक्ला बेटा है, तो बच्चे की उसमें और आप माता पिता की बेटे हैं। अगर हमारा बच्चा हमसे ऐसा कहता है, मम्मी या पापा आपने बहुत अच्छा किया, उनको पढ़ाया लिखाया, है ना, इतना योगदान दिया, इस लायक हम बने, जो भी आपने बहुत अच्छा किया, उसके लिए धन्यवाद, कृतज्ञता, अच्छे से बताया। माता पिता को कैसे लगे आप लोगों को? बहुत अच्छा है ना, खुश हो जाएंगे कि दुखी हो जाएंगे? मन भर जाए, कि जो काम किया था सफल नहीं। वही बच्चा हमको कह दे आपने किया ही क्या है, फलाने को देखो, उसने तो 10वीं में मोबाइल दे दिया था, iPad का, बाइक दे दी थी, आपने तो वो भी कुछ सैमसंग भी नहीं दिया। अब कैसा लगेगा जिंदगी? तो ये इसलिए इनको बोलने भूल गए, जिनसे मैं सुखी होता हूँ जिस भाव से, और व्यक्त करके दूसरा भी सुखी होता है। कृतज्ञता से पहले मैं सुखी हूँ, तब तो बल्कि मैं सुखी होकर ही बोल पाता हूँ, मैं तो बोल नहीं पाता, मैं परेशान होकर किसके प्रति है ना। तो अगर हम देखें तो हमारी हर चीज में उस तरह से अगर
कैसे कृतज्ञता का फैलाव करें। शुरुआत तो परिवार से होगी। मैंने बताया कि भाव तो बने ही रहेंगे, राष्ट्र में सब जगह काम करेंगे तो मूल्यों का निर्वाह तो हर जगह होगा, है ना। तो अगर हम इसको देखें कि हमको सुबह जब हम एक कप यानी चाय पीते हैं तो कितने लोगों का योगदान होता है? अश्विनी जब सुबह एक कप चाय पीते तो कौन बनाता है? घर में पीते हैं चाय? कौन बनाता है? जोर से बोलो। खुद बनाता है। तो किसका योगदान हुआ उसमें चाय बनाने में जब आप चाय पीते हैं? थोड़ा माइक दे दीजिए, इधर आ रहा है यदि आपको योगदान मतलब किस किस का उसमें कंट्रीब्यूशन है? चाय जिसने उगाई और उसमें प्रोसेस किया, फिर पैकिंग, मतलब इस प्रोसेस में उदाहरण हो गया लगता है डिस्कशन हो गया है कि आपने अपने से सोच रहे हैं इस तरह का हुआ है बड़ी बढ़िया, फिर भी आप बता रहे हैं, है ना। तो बढ़िया लगा। तो हम जब देखते हैं तो हम जो भी चीज़ प्रयोग कर रहे हैं हमारा किसी एक चीज़ में योगदान होगा, लेकिन जो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं बहुत सारे लोग का योगदान है। एक कप चाय डाली, एक कप चाय में भी बहुत सारे लोगों का योगदान है। जिसने उगाया चाय की पत्ती से किसी वहाँ पे इतने सारे लोगों ने उसको खड़ी किया, है ना, पता नहीं क्या क्या किया, फिर यहाँ तक आई, फिर किसी ने गाय पाली, दूध दिया, दूध तक आया, शुगर आई, गैस आई, बहुत सारा देखेंगे आपको लाखों करोड़ों लोग। और केवल इनका ही नहीं, जब से मानव इस धरती पे सबका योगदान है। जो हम कपड़ा पहनते हैं, जो कुर्सी है, जो बिजली है, पानी। तो जब हमारा अंदर कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर सबके प्रति होता है, व्यक्त तो माँ बाप आप उसके पास जाओगे न्यूटन के पास, थैंक यू भाई न्यूटन, है ना, हमारा वजह से हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। घर में तो माँ बाप उनका तो है ही ना योगदान नहीं, बिल्कुल। उनको थैंक यू कर देंगे तो सबको हो जाएगा। केवल माता पिता है जिनका हुआ है कर देने से हो जाता है। क्या बचा? कृतज्ञता और इसका तो वो कोई जवाब नहीं। अब वह प्रेम हो गई ना कॉमन, है ना। ये नवा ही लिखे होंगे आपने, नौ हो गए। इसके साथ प्रेम के साथ नौ, है ना। प्रेम का मतलब क्या है? आई लव यू मतलब क्या? स्मिता जी बता रही है, भाई अश्विनी है जी कृतज्ञता की। संदीप भाई ने बताया ना, समाज को हटा के स्वयं कर लीजिए, मेरे प्रगति में उन्नति में के अर्थ में योगदान की स्वीकृति का भाव, गौरवता, है ना, समाज में होगा। कृतज्ञता जो मेरे में की उन्नति में योगदान हो, उसे कृतज्ञता ऐसा होता है। ऐसा लिख सकते हैं, एडिटिव ऊपर का उतार सकते हैं, स्वीकृति का भाव एडिटिव। कौन बताएंगे व्हाट इज लव, व्हाट इज प्रेम, प्रेम क्या है? अपने क्या देखिए और अपने वो गजानन भाई, यशवंत भाई, हाँ भैया बताओ, आपकी तो आवाज़ जोर से ऐसे बताओगे कि माइक के साथ नहीं, माइक की जरूरत है, माइक वाले कि सब भाव इस प्रेम में समाहित है। बहुत बढ़िया। तो विश्वास आधार मूल्य है, विश्वास के बिना कोई संबंध उनका क्या ध्यान है कि स्किल्स बच्चों को आनी चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ स्किल वो 6 से किया है उन्होंने। अब क्योंकि वो गाँव है, वो संस्थान है, उनके पास गौशाला है, तो मॉर्निंग में बच्चे गौशाला सीखेंगे, दूध निकालना, गाय के बारे में पूरा धीरे धीरे 1 साल में उनके पास, और
इवनिंग में वो खेती बाड़ी और किचन गार्डन सीखेंगे। तो मॉर्निंग के जो बच्चे जो आएंगे गौशाला का पूरा प्रोसेस सीखने के लिए, उनको वहाँ का दूध पिलाया जाएगा जो कि बहुत टेस्टी है और शुद्ध है। और इवनिंग में बच्चे जो किचन गार्डन वगैरह सीखेंगे, खेती सीखेंगे, उनको सब दूध खिलाया जाएगा। ऐसे इन्होंने थोड़ा सा एक शेड्यूल भी रखा है बच्चों के। तो ऐसे प्रकार से और अब हम ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा साइकोलॉजी जो अभी हम ये बात हुई कि अब ये तो बात हो गई कि वहाँ स्कूल में जो काम हो रहा है, साइकोलॉजी के ऊपर जो काम हो रहा है, जो MS साइकोलॉजी में हमने डालना है, उसके लिए काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट्स को भैया ने चयन किया है, उनकी जो टीम है उन्होंने चयन किया है और वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो अभी दीदी से भी मैं सकीना दीदी से भी मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो भी हमारे साथ जुड़े और नागपुर में रहते हैं तो मुझे वैसे भी पढ़ा सकते हैं, मेरा साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है बिल्कुल। तो आप में से भी कोई अगर जुड़ना चाहते हैं तो राहुल भैया के साथ आप लोग संपर्क कर सकते हैं, फिर उस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। वो ऑनलाइन होता है और बाद में हम बुलढाना जाएंगे सितंबर के फर्स्ट वीक में। जैसे सितंबर लास्ट वीक में आपके यहाँ पे श्रीराम भैया आएंगे तो फर्स्ट वीक में 7, 8, 9 का दिन चयन हुआ है कंटेंट लर्निंग को सीखना कि कैसे। और कोई भैया की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हम कल ही लिखने लग जाए, नहीं ऐसा नहीं है। और ये चीज़ हम कैसे, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोड लगेंगे। अगर ये एक कॉलेज में आता है तो हमको और कॉलेजेस के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे हम इसको कर पाएँ, जिनका इंटरेस्ट बनता है और जिनके पास थोड़ी सी फुर्सत है वो इसमें भागीदारी कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मराठी का मैं कह नहीं सकती, तो इंग्लिश में ऐसे आप बात कर सकते हैं, पर मराठी के लोग भी कर सकते हैं, ये मुझे पक्का है। तो बस इतनी सी बात थी। थैंक यू सो मच। और राहुल भैया को यहाँ शिविर को अटेंड करने का बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद। हम लोग चाय पी के 15 मिनट में यहीं पर वापस